हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है, और ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है जो कि आपके कोर्स में शामिल है। इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो नाइट्रोजन साइकिल है, क्योंकि नाइट्रोजन को लेना ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एटमॉस्फेरिक, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो मौजूद होती है उसको हम लोग एनिमल्स जो है लंग्स के थ्रू ले लेते हैं, प्लांट जो है स्टोमेटा के थ्रू ले लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज भी स्टोमेटा के थ्रू कर देते हैं। ठीक है, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसा एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट उसका एस्पेक्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन साइकिल। अब एक्चुअली जो है कि चीफ रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन, चीफ रिजर्वायर का मतलब है कि स्टोरेज जो होती है ना नाइट्रोजन की, वो तो एटमॉस्फेयर में होती है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ मुख्तलिफ डिफरेंट गैसेज हैं, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, और उसके अंदर जो है तमाम अगर गैसेस के हम परसेंटेज निकालें तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% ऑफ ऑल द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर जो है उसमें से अगर हम 78% जो है वो नाइट्रोजन है, और बाकी जो है 22% जो है वो बाकी गैसेस कंस्टिट्यूट करती हैं एटमॉस्फेयर को। ठीक है, नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है, लेकिन मसला अब यहाँ पे है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि जो N2 की शक्ल में नाइट्रोजन होती है उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्टोमेटा के थ्रू एंटर नहीं हो सकती, उसका मैकेनिज्म ऐसे नहीं है। या हम लोग भी जो है जैसे हम आप लोगों ने पढ़ा है अमाइनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, उसमें नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है। ठीक है, लेकिन हम उसको इस तरह, बेशक हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है लेकिन वो नाइट्रोजन हमारे लंग्स में नहीं जाती है। हमारे लंग्स जो हिस्सा बनती है, हमारे लंग्स में जो एयर आती है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो क्योंकि हेमोग्लोबिन में हल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन की एबिलिटी है। अब नाइट्रोजन को ना प्लांट्स स्टोमेटा से हल कर सकते हैं और ना एनिमल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स जो है उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस तरह यूज नहीं कर सकते, बल्कि तमाम एनिमल्स और तमाम प्लांट्स नाइट्रोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सॉइल के ऊपर, यानी कि जो सॉइल में मौजूद है ना नाइट्रोजन, उसके ऊपर हम भी डिपेंड करते हैं कि वो प्लांट्स में पहले जाती है, फिर प्लांट से फिर वो एनिमल्स में हिस्सा बनती है। तो और तकरीबन तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोजन के लिए कौन सी नाइट्रोजन पे डिपेंड करते हैं? जो सॉइल में मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन अब सॉइल में नाइट्रोजन की शॉर्टेज होती रहती है, क्योंकि जाहिर है कि प्लांट्स उगते रहते हैं तो उसको नाइट्रोजन को ले लेते हैं। अब उसी सॉइल में दूसरे प्लांट्स अगर आएंगे तो उनके लिए नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ये जो है लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर ये है कि अगर प्लांट ग्रोथ में सबसे ज्यादा जो मसला यही आता है वो किस चीज का आता है कि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में, इसलिए प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। आपको अगर यहाँ तो प्रीवियस क्लासेस में क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसमें भी नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। फिर जो अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसमें नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, और जो है अमाइनो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन अगर कम हो जाएगी प्लांट में तो क्या होगा कि उनकी प्लांट की ग्रोथ सॉइल में कम हो जाएगी, तो उसका असर किस पे पड़ेगा? प्लांट ग्रोथ में पड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन द प्लांट ग्रोथ, यानी कि अगर नाइट्रोजन की मिकदार कम है तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये लिमिटिंग फैक्टर है, ये यानी कि ये सबसे ज्यादा जो है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब दुनिया में हमारी जो इकोसिस्टम है ना, वो तो उसके अंदर जो है ना हर चीज की रिसाइकलिंग होती रहती है। ठीक है, रिसर्कुलेट करती रहती है। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन साइकिल से क्या मुराद है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन जो कि सॉइल में मौजूद होती है लिमिटेड अमाउंट में, वो सर्कुलेट होती है एंड रीसर्कुलेट होती है थ्रू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सॉइल से जो है प्लांट्स का हिस्सा बनेगी, प्लांट से वो एनिमल्स का हिस्सा बनेगी, फिर एनिमल्स जब मर जाएंगे और प्लांट्स भी मर जाएंगे तो फिर वो सॉइल का हिस्सा बनेगी, फिर वो उसकी सर्कुलेशन एंड रीसर्कुलेशन होती रहती है थ्रू द
वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि एक साइकिल में चलता है। अब आप उसको पढ़ेंगे डिटेल में, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल के इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। जी, नाइट्रोजन साइकिल के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, ठीक है। हमने नाइट्रोजन साइकिल को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड एसिमाइलेशन, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अमोनिफिकेशन नाम से जाहिर है कि इसकी जो एंड प्रोडक्ट होगी वो अमोनिया या अमोनियम आइंस की जब फॉर्मेशन हो जाएगी तो हम कहेंगे कि स्टेज अमोनिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, नाइट्रोजन के लिए सॉइल पे डिपेंड करते हैं। अब सॉइल में नाइट्रोजन आती कहाँ से? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ना, वो तो यानी कि N2 जो गैस की शक्ल में, उसको तो नहीं हम यूज कर सकते, ना प्लांट्स यूज कर सकते हैं या एनिमल्स। अब सॉइल में जो नाइट्रोजन आती है वो कहाँ से होती है? देखिए, अब एनिमल्स भी जो मरते हैं, ठीक है, या प्लांट बॉडीज जो मरती हैं, या जो पत्ते गिरते हैं, टूटते फूटते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। या जो फीसिस होते हैं एनिमल्स के, ठीक है, फीसिस यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, वो भी सॉइल में चली जाती है, ठीक है। अब जब वो मैटर बॉडी से बाहर निकल जाता है तो आपको, आप अगर महसूस करें जहाँ पे कहीं अगर कोई मैटर ऐसा पड़ा हुआ हो तो वहां पे स्मेल उठ रही होती है, ठीक है। क्यों स्मेल उठ रही होती है? कि वहां पे डिके उसका टूट फूट शुरू हो जाती है और उसको जो है, ठीक है। तो मेनली जो है सॉइल में जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो क्या है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर या तो पत्ते हैं, फीसिस हैं, या एनिमल एंड प्लांट की डेड बॉडीज मौजूद है, तो उनके ऊपर जैसे डेड बॉडीज जाती है ना, उनकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है, ठीक है। उनको मुख्तलिफ फंजाई बैक्टीरिया हैं जो उनको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। और जब इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास जो है अब लिविंग बॉडी, जो बॉडीज थी ना, डेड बॉडीज, वो खत्म होके उधर से क्या चीजें रह जाती है? प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये जो बॉडीज होती है ना, वो सब खत्म होके एक डिकेइंग मैटर रह जाता है, और डिकेइंग मैटर के अंदर डिकम्पोजिशन से क्या बचता है? प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब ये सॉइल में मौजूद है चीज, ठीक है। अब कुछ खास किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में रहते हैं, हम उनको कहते हैं सॉइल ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म। ड्वेलिंग से मुराद है जो इनकी जिंदगी गुजरती सी सॉइल के अंदर है, जिन्होंने सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो सॉइल ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म जो है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो अब इन जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, जो अब क्या बच गया है, और प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनको क्या करते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं? कि वो जो है ना, इन और जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ये यूज करते हैं, ठीक है, अपने उसके लिए, लाइफ के लिए, ठीक है। यानी कि प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड्स को यूज करते हैं, और फिर उसका जब उनकी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होती है तो क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन जो है क्या हो जाता है? अमोनिया और अमोनियम आइंस, या अमोनिया बनेगा या अमोनियम आइंस बनेंगे। ये बहुत ज्यादा मिकदार में बन जाते हैं, इतनी ज्यादा मिकदार में जो उनकी अपनी जरूरत से ज्यादा होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई के। तो वो उनको बनाकर क्या करते हैं? वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, जिनके सॉइल में अब अमोनिया और अमोनियम आइंस मिल जाते हैं, ठीक है। इस स्टेप को क्या कहते हैं? स्टेज को, कि ये अमोनिफिकेशन हुई है, ठीक है। समझ में आ गया अमोनिफिकेशन क्या होती है? अब आगे हम जो है क्या करेंगे कि अगला स्टेप हम पढ़ेंगे कि जो नाइट्रिफिकेशन है, ठीक है। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होती है? कि ये जो अमोनिया है, ठीक है, या अमोनियम आइंस, उसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, आप लोगों ने इसको केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, या अमोनियम आइंस हो, ठीक है, जब उनका एक्सपोजर होता है ऑक्सीजन के साथ तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो गई है, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास क्या आ जाते हैं? नाइट्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? NO2 या NO3, ठीक है। क्या है जो नेक्स्ट स्टेप है? वो है नाइट्रिफिकेशन,
ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, यही जो अमोनिया या अमोनियम आयंस प्रीवियस स्टेप में या अमोनिफिकेशन से बने हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है।